Jai Hind friends, welcome to Pura Academy. Today is 22nd August 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis, जिसमें मैं कंपाइल करके लाता हूं आपके सामने मैप की डिटेलिंग, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर, एक रिवर कवर कर दी जाती है, उसके साथ ग्लोसरी। जो पीआईबी के डिटेल होते हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती है, उसी के साथ आपको एडिटोरियल जो कंकरेंट चलता है द हिंदू में वो प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये आज का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2022 में पूछा गया है। इसका क्या डिटेलिंग है वो आप आज प्राप्त कर लेंगे। तो क्वेश्चंस यही था कि कौन सा लेक सूख चुका है अफ्रीका में और डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आंसर इसका लेक फेगुबिना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अफगानिस्तान से कौन सी बाउंड्री टच कर रही है। तो इसका 3, 4, 5 आंसर हो जाएगा, ऊपर के 2 कट जाएंगे। अब इसकी डिटेलिंग को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे चलते हैं। तो देखिए, ईरान और पाकिस्तान जो कि ऑप्शंस में दिया नहीं है, चाइना जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये राइट आंसर हो जाता है आपका। अगर दूसरे एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो यहाँ पे लेक फेगुबिना को यहाँ पे दिया गया है, सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपके लिए मैं प्रोवाइड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पीआईबी डाटा देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेयरमैन जो इसरो के हैं, क्या नाम है उनका, कमेंट सेक्शंस में आप जरूर लिखिएगा। तो ये चलिए यहाँ पे मैंने दे ही दिया, सोमनाथ इनका नाम है पूरा। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, तो वो आपके यूनियन मिनिस्ट्री से मिलने पहुंचे हैं जो कि दिल्ली में है यहाँ पे। और किस चीज की जानकारी दे रहे हैं, तो चंद्रयान 3 जो अभी आपकी कहाँ पे जो स्पेस में डाली गई है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, उसी को लेकर के यहाँ पे वार्तालाप चल रही है। तो 23 अगस्त को डेट शेड्यूल किया गया है, यानी ठीक कल के डेट में शाम के समय ये लैंडिंग होने वाली है। देखते हैं किस प्रकार से सॉफ्ट लैंडिंग ये सक्सेसफुल होती है, जो कि भारत के लिए बहुत प्राइड की बात होगी। इंडिया पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे 20th एशियन इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है ये, तो सेमरांग में हुआ है। ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। 27th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे कंक्लूड हुआ है, कहाँ पे समाप्त हुआ है, तो ये ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑफ सिडनी में होता है। तो 21 अगस्त को ये समाप्त हुआ है, 27वां एडिशन है। याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट लेती हैं, इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान का नेवी और यूएस की नेवी। तो ये 4 नेवी पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम डिवाइन स्कीम से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डिवाइन का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो 8 आपकी 8 स्टेट है, जिसको 7 सिस्टर प्लस एक सिक्किम बोला जाता है, 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट की, उसी पे फोकस करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम बनाई गई है। ये स्कीम कंप्लीमेंट करेगा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और स्टेट है, उसके इनिशिएटिव को, उसके प्रोग्राम को, पॉलिसी को, स्कीम को किस प्रकार के लेकर के आगे चला जाए। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये डोनियर मिनिस्ट्री ये प्रोजेक्ट करेगा किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाए, अप्रूव किया जाए और मॉनिटर किया जाए जो भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं। इसको अलाइन कर दिया गया है, मिला दिया गया है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं इसी के अंदर अब मिल गए हैं। तो ये वुमेन लिवलीहुड को भी एड्रेस करेगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। श्री गिरिराज सिंह यहाँ पे इनोगुरेट किए हैं 3 दिन के लिए नेशनल थीमेटिक वर्कशॉप लोकलाइजेशन। तो LSDG याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन पंचायत। तो कहाँ पे, श्रीनगर में ये चीजें लॉन्च हुई है। क्राइसिस इन मणिपुर, मणिपुर पे काफी समय से मैं चीजें कवर कर रहा हूँ, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज की जानना कि आखिर में क्या नए इशू निकल के आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी को अगर बात करी जाए तो फेलियर होती हुई दिखाई जा रही है। आखिर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उस सब चीज को यहाँ पे जानेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली, जब हम विधानसभा की बात करते हैं तो मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंडेशंस भेजा गया गवर्नर अनुसुईया उइके जी को कि आप समन करिए कि ताकि हाउस की बैठक हो सके और डिबेट कर सके कैबिनेट। क्या कि जो भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया था कि 6th शेड्यूल दी जाएगी किसको, मितई ग्रुप को।
मितई ग्रुप को। इसी पे ये बहस करना चाहते हैं असेंबली में, लेकिन इस प्रकार का कोई समन अनसुईया उइके जी ने यहाँ पे, जो कि गवर्नर है कहाँ की, आपके मणिपुर की, यहाँ पे कोई चीजें भेजी ही नहीं। तो क्यों डिले कर रही है, ये क्लैरिटी दे नहीं रही है बार बार। और यहाँ पे जो लेजिस्लेटर है कुकी एथनिसिटी की, उनकी क्या कहना है, उनका भी अगर बात जानना जाए तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं। वो ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं कि इनएबिलिटी है अभी अटेंड करने के लिए, क्या किस ग्रुप की, कुकी एथनिक की। सीधे सीधे सोचिए, जो एमएलए हैं वहां पे, वो ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी से उसकी सीवियरिटी हमें पता चलती है, कितना सीवियर वहां पे कंडीशंस, ब्रूटल कंडीशंस निकल के आ रहा है। वहां पे इस प्रकार की चीजों को रोकने की जरूरत है। जो एटमॉस्फेयर है, वायलेंसेस है, वो अभी भी इस स्टेट के हिस्से बने हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे गवर्नर को इस प्रकार की चीजों के बारे में अवगत होना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि वो इस सब चीज से अनभिज्ञ हैं, वो सारी चीजें जान भी रही हैं। फिर भी इस प्रकार की चीजों को अलाउ नहीं कर रही है, ना डिबेट अलाउ हो रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर पे वहां पे प्रेसिडेंट की रूल भी लग रही है। ऐसी कोई चीजें नहीं है। तो क्या चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पे क्लियर किया था नबम रेबिया केस में 2016 में कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे गवर्नर जो है, गाइडेड बाय हर ओन विजडम, और यूनियन गवर्नमेंट जो एसेस करेगा इस सिचुएशंस में। तो ये कहीं ना कहीं क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ये असेंबली के सेशंस को यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत यहाँ पे चीजें चलनी चाहिए। यानी जब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगा गवर्नर को, गवर्नर का काम है कि समन करना, तो गवर्नर अगर समन नहीं करेंगे तो ये क्या होगी, असेंबली की मीटिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे सारी चीजें यही बोल रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है सीधे मणिपुर की फेल होती हुई नजर आ रही है। एडिटर भी यही बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या चीजें नेक्स्ट निकल के आ रही हैं कि मणिपुर की असेंबली, जो कि मार्च में यहाँ पे चीजें हुई थी, अब सितंबर में ये चीजें शुरू होने वाली हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई चीज निकल के नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दूसरी चीजें, क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो जो पॉलिटिकल है और सिविल सोसाइटी है, सीधे सीधे डिमांड कर रहा है वो किससे, सरकार से, कि इस प्रकार की चीजें ना करी जाए, जल्द से जल्द यहाँ पर असेंबली की मीटिंग हो, ताकि यहाँ पे चीजें डिस्कस हो सके। जो वायलेंस ब्रोक आउट हुआ था यहाँ पे हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद की, इनको शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया जाएगा, मितई ग्रुप को। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। गवर्नर का जो वेल एडवाइज्ड एक्ट है कैबिनेट के रिकमेंडेशंस पे, ये चीजें अगर होती तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली जो बात करी जा रही है 2 सितंबर तक, तो ये चीजें बहाल हो गई होती। दिल्ली हाई कोर्ट के यहाँ पे कौन से हैं, तो सिद्धार्थ मृदुल जी बहुत जाने माने हैं। इनको मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लेकर के काफी डिले भी करा जा रहा है। तो इस इश्यू पे भी देखा जा रहा है क्यों इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, जबकि यहाँ पे कोई अगर जुडिशरी रहेगी तो बाकी हद तक चीजों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, क्राइसिस को डील किया जा सकता है। यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस कई महीने से यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे कॉलेजियम रिकमेंड भी किया है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है स्टेट में, क्या ये अपने इस प्रोसेस को बैक करेगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो संविधान की प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, क्या उसको बैक करेगी, फॉलो करेगी? अगर नहीं तो क्या यहाँ पे ऐसे ही अनरेस्ट वाली सिचुएशंस बनी रहेगी मणिपुर में? तो इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं जो आपके मणिपुर में चीजें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो विंस एंड विनिंग निकला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को मैं कहूंगा ये। क्यों? क्योंकि अभी पहली बार वुमेन ने इतिहास रचता हुआ नजर आया। तो जो वुमेन ग्रुप हैं वर्ल्ड की, यहाँ पे इतिहास रचती हुई नजर आ रही हैं। क्या? तो बात करी जा रही है ग्लोबल वुमेन स्पोर्ट्स की। जी हाँ, फीफा की मैं बात कर रहा हूँ। फीफा का क्या फुल फॉर्म है? मेरा क्वेश्चंस आपसे ये रहा। यहाँ पे जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये स्पेन इस बार बाजी मार के ले गया है 1-0 विक्ट्री से, जो कि इंग्लैंड को यहाँ पे रनर अप रहना पड़ा है। अब बात करी जाए यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री है ये सिडनी के लिए, जो कि यहाँ पे 75,000 के आसपास स्टेडियम में
यहाँ पे देखने वाले दर्शक मौजूद थे। तो ये पहला ऐसा मेडन वर्ल्ड कप है जो ज्वाइन किया है। ये जर्मनी को, यानी जर्मनी भी एक बार जीता है और स्पेन भी एक बार जीत चुका है। स्पेन की एतेना बोनाती को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस ये बन सकता है। एतेना बोनाती वुमेन की हैं, स्पेन की हैं, जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। ओल्गा कार्मोआ जो सबसे ज्यादा विनिंग गोल स्पेन के लिए मारी हैं, दोनों सेमीफाइनल में और फाइनल की अगर बात करी जाए तो। जापान के हिनाता मियाजावा जो हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, 5, इनका नाम याद रखिएगा। हाईएस्ट गोल स्कोरर ये 5 हैं और ये विनिंग गोल स्कोरर हैं, जो कि सबसे ज्यादा विनिंग गोल स्कोरर कौन है, तो ये ओल्गा कोरमोना। इंग्लैंड की मैरी एर्प्स जो बेस्ट गोलकीपर और मिसमराइजिंग ऑडियंस, यहाँ पे बेस्ट गोलकीपर मैरी एर्प्स को दिया गया है इंग्लैंड की। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो देख सकते हैं ये विक्ट्री कितनी ज्यादा ड्रीमिंग विक्ट्री है अगर बात करी जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीजें जीत लेना और ग्लोबल लेवल पे बात करी जा रही है। ये कोई नेशनल या फिर एशियन या फिर यूरेशियन लेवल की नहीं है, ये ग्लोबल बात करी जा रही है। तो यहाँ पे स्पेन की टीम निकल के आई है और स्पेन की टीम कहीं ना कहीं इतिहास रचती हुई नजर आई है। तो इतिहास रच चुका है स्पेन इन सब चीजों में। यहाँ पे 64 मैचें थी, 32 टीमें हुई और वेन्यू जो है 10 जगहों पे हुआ है। गोल 164 टोटल स्कोर हुए हैं। गोल्डन बूट किसको मिला है? हिनेता मेजोआ जो 5 गोल सबसे ज्यादा गोल करी हैं, जापान से निकल के आती हैं। क्वेश्चंस बन सकता है। टॉप स्कोरर बात करी जाए तो स्पेन है, 18 गोल किया हुआ है, जो कि याद होना चाहिए। यंगेस्ट प्लेयर किसको दिया गया है? कैसी फेयर को, साउथ कोरिया से निकल के आती हैं, 16 साल की उम्र में ये है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनर प्राइज को 4.2 मिलियन दिया जाएगा। टोटल प्राइज बात करी जा रही है तो यहाँ पे 110 मिलियन यहाँ पे निकल के आ रही है। हाईएस्ट मैच अटेंडेंस यहाँ पे आपको बता दिया, टोटल अटेंडेंस ये रहा। अब जो नेशंस है यूरोप और साउथ अमेरिका की बात करी जाए यहाँ पे, तो इनकी हेगोमोनी थी, यानी एक छत्र राज था यूरोप और साउथ अमेरिकन रीजन की, यहाँ पे जो निकल के आपके सामने आ रही है। जर्मनी यहाँ पे, नॉर्वे और स्पेन, तो जर्मनी 2 बार, नॉर्वे और स्पेन एक एक बार यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जर्मनी जो की बात करी जा रही है यहाँ पे कोलंबिया से इस बार कहीं ना कहीं हारता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। जापान 2011 में वर्ल्ड चैंपियन हुआ था और स्पेन यहाँ पे स्पेन को 4-0 से हराया हुआ था। तो याद रखिएगा, जापान को आज हार देखने का मौका मिला है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है, ये एक खेल भावना है, फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती हैं? वुमेन की इम्पोर्टमेंट भी निकल के आती है। मोरक्को यहाँ पे हिस्ट्री बनाता हुआ नजर आया, क्वालिफाई किया है क्या राउंड 16 में, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। 4 टाइम चैंपियनशिप कौन रहा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वुमेन की बात कर रहे हैं, तो ये फीफा वर्ल्ड कप में 4 टाइम चैंपियंस रहा यहाँ पे। और इसकी जो प्लेयर हैं मेगन रेपिनो, ये रिटायर भी होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये रिटायरमेंट ले ली है मेगन रेपिनो, जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे करंट अफेयर्स यहीं से बन जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें मैं कंपाइल करके ले रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं, तो जो वर्ल्ड कप है उसका जो पर्स प्राइज है ना, वो क्या है? $440 मिलियन, और जो रनर अप है उसको $142 मिलियन यहाँ पे मिलेगी। तो वुमेन की स्पोर्टिंग एक्सीलेंस चीजें यहाँ पे चल रही हैं, जो आपको शेयर करनी थी। चलिए, ब्रिक टेस्ट फॉर इंडिया देखा जाएगा नेक्स्ट एडिटोरियल, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको प्रदान कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चीजें हैं, वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। दिल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पे सीधे, कि दिल्ली जो है, ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ पे हो रही है? तो आपके साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई है। मोदी जी अपने भारत को छोड़ के साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं, जो कि याद होना चाहिए आपको। तो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स, ये चीजें कहीं ना कहीं क्या दर्शाती हैं? ब्रिक्स की अगर मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेज हो रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट इशू, सब चीजें निकल के आती हैं। वो सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पर हम लोग देख लिया जाएगा। यहाँ पे क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले जो जियो पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्री के बीच में निगोशिएट होता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल गवर्नेंस की यहाँ पे बातें चलती हुई नजर आ रही है क्या? तो जो मीटिंग होने वाली है
कहाँ पर? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? इस ब्रिक में जो आ रहा है आपके सामने 22 से 24 अगस्त तक ये चीजें चलेगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि इसमें इंडिया का ही टेस्ट होना है, यानी भारत की क्या डिप्लोमेसी है वो चीजें टेस्ट होंगी। क्या किस प्रकार से टेस्ट होंगी? क्योंकि अभी तो आपका वार चल रहा है ना, रसिया और यूक्रेन का। तो रसिया का यूक्रेन का वार चल रहा है, चाइना जो है रसिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया, यूएसए, यहाँ पे दो अलग अलग एंटिटी हैं। यूएसए जो है इंडिया पे प्रेशर बना रहा है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भी हैं प्रेशर बना रही हैं कि आप कहीं ना कहीं क्लेम करिए इसको रसिया को, लेकिन इंडिया इसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहता है। ये जियो पॉलिटिक्स चीजें हैं, इसी सारी चीजों को यहाँ पे, यानी ग्लोबल लेवल की पॉलिटिक्स जो इन्फ्लुएंस करें किसी भी रीजन को, उसे जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो मीटिंग होने वाली है ये कितनी फ्रूटफुल होगी, इंडिया की क्या रोल्स हैं, वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अगर बात करी जाए इकोनॉमिक एग्रीमेंट की, जो भी इसमें मेंबर हैं, तो मेंबर इसका यहाँ पर दिया हुआ है, 4-5 मेंबर है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ब्रिक्स के। अगर यहाँ पे हम इसकी हिस्टोरिकल कैपेबिलिटी देखें तो ये इन्फ्लुएंस करता है, कोई डाउट इसमें नहीं है, जियो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि बिग बिग इकोनॉमी है इसमें और बिग बिग पॉपुलेटेड कंट्री भी हैं। जैसे कि बात करी जाए चाइना की, बात करी जाए इंडिया की, बात करी जाए ब्राजील की, यहाँ पे बिग बिग इकोनॉमी और कंट्री भी हैं। तो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जो कि इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आता है किसको? ब्रिक्स को। ये प्रेशर बनाते हैं ना सीधे सीधे वेस्ट वाले ईस्ट पे, तो यही चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसी के दबाव में चीजें चल रही हैं। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबली ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यूएनएससी से कोई कम रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और G7 जो है यहाँ पे, और G20 जो है, इस सब चीजों को कहीं ना कहीं इसी प्रकार से ये भी रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। ये डोमिनेटेड है, ये जो भी काउंसिल है ये वेस्ट में डोमिनेटेड है यानी, और जो ब्रिक्स है वो ईस्ट के लिए अभी बनी हुई हैं चीजें। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, जिसमें लैटिन अमेरिकन कंट्री भी है, उसका नाम क्या है? ब्राजील। ब्रिक्स अगर बात करी जाए तो समिट जो अभी चलने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे इम्प्लीकेशंस इंटरनेशनल सिस्टम को यहाँ पे दर्शाता हुआ नजर आएगा। यहीं पे बात करी जा रही है नॉट दैट ब्रिक्स और द संघाई, केवल ब्रिक्स और संघाई ही नहीं बल्कि बहुत डेमोक्रेटिक जो भी ग्लोबल गवर्नेंस की बात करी जा रही है, मल्टीपोलैरिटी पे, यानी कोई एक कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्री, यानी पहले पोलर वर्ल्ड था, एक दो ही कंट्री रूल करती थी, लेकिन मल्टीपोलैरिटी की बात करी जाए जिसमें बहुत सारे पावरफुल कंट्री इमर्ज आउट होते हैं, उसी को लेकर के मल्टीपोलैरिटी टर्म यूज होता है। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, किस प्रकार से हम इन चीजों को इनबिल्ड करेंगे और इस चीज को लेकर के आगे चलेंगे। अगर इस फेमस फोरम की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, ग्लोबल गवर्नेंस यहाँ पे मोर रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव यहाँ पे हो रही है। तो ये कैसे हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको? ईस्ट वाला जो ब्रिक्स है ना उसको। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। इंडिया का कंसर्न क्या है, इंडिया का रिक्वायरमेंट का इशू क्या है, डिप्लोमेसी क्या चल रही है, किस प्रकार से इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए, ये चीजें अगर निकाल के देखा जाए तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल च्वाइस जो इंडिया के पास में है, तो ये कोई क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं निकल के आ रही हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया अभी जो है एकदम हौच पौच सिचुएशंस में है। एक तरफ आपका रसिया है, दूसरी तरफ यूएसए है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो सब भी हैं। तो यहाँ पे इन सिचुएशंस में फंसता हुआ नजर आया। इसका कोई जियो पॉलिटिक्स अभी क्लियर चल भी नहीं पा रहा है, यानी क्लियर और काफी यहाँ पे बात करी जाए साफ और सुथरा चीजें नहीं चल पा रही हैं इंडिया के कंसर्न की अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी जो है टेंडेंसी यहाँ पे चलती है और भारत इसमें इंटेलिजेंस अपनी दिखाता है। इंडिया का मेंबरशिप की बात करी जाए यहाँ पे ब्रिक्स की और एससीओ में यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूक्रेन का कंसर्न बार बार यहाँ पे आता रहता है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे फोर्स भी करता रहता है कि कहीं ना कहीं आप अपना एक स्टैंड ऑफ दिखाइए रसिया के खिलाफ। यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं। क्वाड भी ग्रुप बना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया के। G20, G7, ब्रिक, एससीओ, ये सब ग्रुप बनाया गया है सेम टाइम पे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं कि किस प्रकार से टैकल किया जाए, यानी ग्लोबली जो जियो पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने की
बातें बोल रहे हैं और इन्फ्लुएंस भी करती हैं। जो भी ये ग्रुप्स हैं बड़ी बड़ी, ये इन्फ्लुएंस भी करती हैं। तो डीपली हिस्टोरिकल व्यू क्या निकल के आ रही है? इंडिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर बात करी जाए नॉर्थ वेस्टर्न मल्टीलेटरल फोरम में, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया, यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स भारत का वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से है। कहीं ना कहीं देखिए, एडिटर ये भी बोल रहे हैं कि यूक्रेन वाले मुद्दे पे भारत बस यही बोलता रहता है कि यहाँ पे पीस ही आप लोगों को सोल्यूशन दे सकती है, पीस सोल्यूशन दे सकती है, लेकिन रसिया पे कोई बैन नहीं करता है, कोई चीजें इम्पोज सैंक्शन नहीं करता है। यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक तरीके से चीजें बोली जा रही हैं। तो हमारी जो गवर्नेंस है ये इनइक्विटेबल गवर्नेंस भी है। साथ ही साथ ये भी चीजें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे अगर बात करी जाए जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूएनएससी, इन सब के आधार पे देखा जाए तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस में निकल के आ जाती है, क्योंकि जो नीड है और डिमांड है ना वर्ल्ड लेवल पे, वो इंडिया के ऑरा को, इंडिया के प्लेटफॉर्म को, इंडिया के स्टेटस को ऊपर ले जाकर के रखती है। चाइना की बात करी जाए जो कि यहाँ पे एक वन ऑफ द पावरफुल कंट्री के रूप में आती है, मैं तो कहूंगा यहाँ पे बिगेस्ट इकोनॉमी है ब्रिक्स की। तो यहाँ पे इसकी पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल दोनों पावर सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। इंडिया को भी इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पे करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, वो भी स्ट्रांगली कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एस्पिरेशनल है, स्ट्रक्चरली बात करी जाए, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि G20, G7, क्वाड, ये सब जो ग्रुप हैं, तो यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं उस प्रकार की चीजें यहाँ पर ला करके रखने की जरूरत है, तभी यहाँ पे इंडिया की डिप्लोमेसी सक्सेस हो पाएगी। नहीं तो अनडेमोक्रेटिक तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ फेलियर भी होती हुई चीजें नजर आएंगी। तो इन्फ्लुएंशियल चीजें यहाँ पे करनी है, ना कि यहाँ पे एक साइलेंट मोड में, स्टेबल मोड में, न्यूट्रल मोड में बैठे रहने की जरूरत है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की आवश्यकता है, जो कि एक अल्टरनेटिव ग्लोबल फोरम देता हुआ नजर आएगा। डी डॉलराइजेशन की बात करी जा रही है, यानी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है डॉलर, यहाँ पे डॉलर की जगह मान लीजिए रुपी आ जाए, मान लीजिए येन आ जाए, दूसरा दूसरा करेंसी जो भी चीजें हैं वो आ जाए, तो क्या होगा यहाँ पे? तो क्या ये पॉसिबल है? डी डॉलराइजेशन पॉसिबल है? तो ये तो सही बात है, कहीं ना कहीं ये एक डेल्यूजनल है, भ्रम है, काल्पनिक है, चीजें चल रही हैं। ऐसी चीजें संभव होना बहुत कठिन बात है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस की जरूरत है। और यहाँ पे 5 ही कंट्री हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका। तो यहाँ पे 5 कंट्री मिलके ये डी डॉलराइजेशन कैसे कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स के इंटरेस्ट में ये जो चाइना का रोल है, इंडिया का रोल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन डी डॉलराइजेशन 5 कंट्री मिलके क्या कर लेंगे, आपस में यहाँ पे चीजें होंगी तो भी बड़ी बड़ी इश्यूज निकल के आएंगी, क्योंकि किसी के कंट्री का कोई एक्सेप्ट करेगा, दूसरे कंट्री का कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहे हैं। जबकि ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी क्या है, तो आपका डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी है, क्योंकि इसमें जो है लोगों का ट्रस्ट रहता है, इसमें फेथ रहता है, ये डीमोनेटाइज नहीं होता है। वहीं पे रुपये की बात करी जाए तो जब मर्जी तब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इसको डीमोनेटाइज कर देता है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है, ये गिर गिर जाता है मार्केट में, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता है। तो ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है और लोग इसको कैश में ज्यादा रखना भी प्रीफर नहीं करते हैं। तो कैश की प्रेफरेंसेस भी होनी चाहिए। क्या यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं? वैल्यू इन द इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी ऑफ नॉन वेस्टर्न, जो कि अभी आपको चीजें मैं बता रहा था। तो चाइना का इन्फ्लुएंस ब्रिक्स को लेकर के यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करी जाए बैकग्राउंड डिटेलिंग की G7 कंट्री की यहाँ पे, तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, जिसमें कनाडा आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आ जाता है। इसके अलावा बात करी जाए तो यूरोपियन यूनियन नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर के रूप में यहाँ पर आता है। ये चीजें याद रखिएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर कवर करता है 30 से 43% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस जीडीपी और 10% पॉपुलेशन भी कवर करता है। फोकस करता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को। फॉर्मेशन हुई थी 1973 25 मार्च को। स्टार्ट किया गया था G6 समिट 15 नवंबर 1975 को, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाउंड किया गया था वाशिंगटन DC में, और ये एक टाइप का फॉर्मल क्लब भी है। तो G7 की कहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, याद रखिएगा, वाशिंगटन DC में फॉर्मेशंस हुई थी। अब बात करी जा रही है ब्रिक की बैकग्राउंड डिटेलिंग की। तो ब्रिक जो कंट्री आपको दिया हूं, इसका फॉर्मेशंस
हुआ है कब, ये चीजें याद रखिएगा। तो जो कि 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका को लेकर के आया और एस वर्ड इसमें ऐड कर देता है। पहले ये ब्रिक ही थी जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रिक जो कॉइन किया गया था 2001 में गोल्डमैन सैक कंपनी के द्वारा, जिसके जो इकोनॉमिस्ट थे वो जिम ओ नील ने 2001 में किया। सितंबर 2006 की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो यूएनजी के 61वें सेशंस में इस रसिया में सबमिट होती है याक्टेनरिंगबर्ग में, और यहाँ पे इसकी स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर संघाई में है। छठवां ब्रिक समिट फोर्टाल्जा डिक्लेरेशन में यहाँ पे एनडीबी बैंक जो कि इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक आ जाता है। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं, 2014 में आता है ये बैंक और जुलाई 2015 में इसकी स्थापना इन्फोर्स कर दी जाती है। इसके जो मेंबर हैं बैंक की, यानी ब्रिक के नहीं बैंक की, बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट इसके मेंबर हैं अलॉन्ग विद ब्रिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉलिटिकल इसका पर्पज है, 11 मई 2015 में केवी कामत अपॉइंटमेंट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इसके एनडीबी के। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन की बात करी जा रही है तो 3.21 बिलियन यहाँ पे नजर आती है, जो कि 26.7% वर्ल्ड लैंड सरफेस को कवर करता है। ग्लोबल पॉपुलेशन 41.7% कवर करता है। अब बैकग्राउंड डिटेलिंग एससीओ की देख लिया जाए जल्दी से, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। यूरेशियन याद रखिएगा, एशिया और यूरेशिया दोनों को मिला के, एशिया और यूरोप दोनों को मिला के यूरेशियन बोला जाता है। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करी जा रही है, यानी कहीं ना कहीं टेररिज्म भी इसमें आ जाता है। तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, तो ये सीओ का अगर सक्सेसर्स की बात करी जाए तो पहले तो इसका नाम संघाई 5 था, जो कि 1996 में ये चीजें आई थी। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान इसके मेंबर हुआ करते थे 1996 में, जब संघाई 5 हुआ करता था। अब इसकी बात करी जा रही है 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर यहाँ पे कहाँ पे है, इसकी बीजिंग में है। नाम है संघाई, संघाई में है नहीं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है। इसी के अंदर आती है RATS, टेररिज्म स्क्वाड ग्रुप है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ताशकंद में है, याद रखिएगा, जो 2004 में आता है एससीओ के अंतर्गत। तो ये क्या चीजें काउंटर करेगा, तो काउंटर टेररिज्म करेगा और कंट्री को कोऑपरेशंस करेगा जो भी इसके मेंबर है। तो 3 चीजों पे फोकस करता है, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, यानी आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद, इन सब चीजों पे फोकस करता है ये। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज है, रशियन 2 लैंग्वेज है। 9 जून 2017 में सबमिट होती है अस्ताना में। इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियली एससीओ का मेंबर बना दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस कई बार आए हैं, जो भी यहाँ पे फैक्ट्स क्लियर कर दूं मैं। अब जियोपॉलिटिकल ये जो प्रिडिक्ट चल रहा है, प्रिडिकामेंट चल रहा है कि न्यू दिल्ली को किस प्रकार से चलना चाहिए, इसके लिए बहुत हार्डली सिचुएशंस निकल के आ रही है, नेगोशिएट करने की जरूरत है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये सही बात है, लेकिन नॉन वेस्टर्न ग्लोबल फोरम की बात करी जा रही है, जो कि ब्रिक्स, एससीओ, ये सब चीजें आ रही हैं। नॉन वेस्ट कौन है, यही ब्रिक्स ही तो है। इसमें यहाँ पे एक सही प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है, जो भी यहाँ पे इंडिया है प्लस चाइना है, तो मिलकर के साथ साइमल्टेनियस एक्टिविटी करने की बात करी जा रही है। ऐसा नहीं है केवल चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता रहे और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसे ही स्टेबल पोजीशंस पे चले। तो यहाँ पे यही सारी चीजें बढ़ रही हैं, जैसे यूएनएससी और G7 वर्क कर रही हैं, यहाँ पे इंडिया को भी यहाँ पे अपना इंटेलिजेंस दिखाना चाहिए, साथ में किसके, चाइना के साथ में। तो यहाँ पे यही चीजें निकल के आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइना का सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे यही चीजें कह रहा हूँ कि चाइना जिस प्रकार से यहाँ पे इंटेलिजेंस दिखा रहा है, उस प्रकार से इंडिया दिखा नहीं पा रहा है। अब उसकी मजबूरी जियोपॉलिटिक्स की है, जो कि यहाँ पे वेस्ट वाले कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको मुझे बतानी थी। ब्रिक्स क्या हाल है, कौन से मेंबर हैं, किस प्रकार से पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के काफी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज है। 8 अगस्त को यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च किए हैं। कौन सा रिपोर्ट,
क्वेश्चंस आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट, एजुकेशन मिनिस्ट्री इस रिपोर्ट को निकाली है। क्या दिखाया है कि स्कूल चिल्ड्रन जो सबसे ज्यादा अपना समय है वो स्क्रीन टाइम देखते हुए, गेम खेलते हुए, पिक्चर देखते हुए, सॉन्ग सुनते हुए बिता रहे हैं। यही असेसमेंट निकला है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देश के बच्चे ही कहीं ना कहीं चिल्ड्रन अपने ये क्या करेंगे, इस प्रकार की चीजें करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा जो देश के भविष्य हैं वो किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन ले पाएंगे। बात करी जा रही है, देखिए ये जो गेम खेलने वाली है वो 76.7% है, जो मूवी देखने वाले हैं 56.6% हैं, और जो सॉन्ग सुनने वाले हैं 47% हैं, जो स्टडी मटेरियल को असेस करेंगे वो 34% पे आके सिमट गए। ये आंकड़ा देखिए 34 दूनी 68, इससे भी ऊपर है। तो कितना प्रतिशत लोग 34% हैं, और ऑनलाइन ट्यूटोरियल 18% है। तो यानी जिसके लिए ये चीजें बनाया गया मात्र 18% यूज हो रहा है। मतलब केवल स्टडी पर्पज के लिए नहीं, ये बात करने के लिए पर्पज, और भी कई सारे यूजेज हैं ऑनलाइन। तो इन सब चीजों में देखिए किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। वहीं पे नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो 33 चल रहा है, अमेजोन प्राइस 10 चल रहा है, हॉट स्टार 1.7 चल रहा है, सोनी लीव चल रहा है, G5, ये सब चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी चीजें क्या चीजें निकल के आ रही हैं, कोई लैंग्वेज सबटाइटल की बात करी जा रही है, तो इंग्लिश कंटेंट 3.5%, और यहाँ पे हास SLL ये जो कंटेंट चल रहा है लैंग्वेज सबटाइटल 96.5% चल रहा है। इंडियन लैंग्वेज कंटेंट की बात करी जाए यहाँ पे तो क्या चीजें चल रहा है, तो ये सबटाइटल 6% और इंडियन लैंग्वेज 93.4% चल रहा है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, ये जो SLS है, जैसे कि सेम लैंग्वेज सबटाइटल की बात करी जा रही है, जो कि ओरिजिनल इंडियन लैंग्वेज है, तो ये प्रोड्यूस किया जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म। OTT क्या होता है, ओवर द टॉप जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये OTT प्लेटफॉर्म कहे जाते हैं। तो नेटफ्लिक्स सबसे टॉप पे चल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए बच्चे कितने ज्यादा यहाँ पे वो मन लगा करके कार्टून देखते रहते हैं, और जो भी पिक्चर हो, गाना हो, और फनी वीडियोस ये देखते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यही सारी इश्यू निकल के आ रही है। यहीं पे चाइना की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 घंटे या 2 घंटे यहाँ पे फिक्स कर दिया है सप्ताह में कि आप प्रतिदिन कि आप यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। वो भी फिक्स करने जा रहा है, आने वाले समय में और कम ये करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए अपनी पॉलिसी को लेके काफी अटेंटिव रहता है वो। वन चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ये लाता रहता है। तो पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, बिहेवियर को कंट्रोल करना है, एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, सब चीज चाइना कंट्रोल करके रखता है। वहीं पे बात करी जाए इंडिया जैसी कंट्री को, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोगों को राइट्स दिया गया है, हम अपना उपयोग करते रहते हैं। कोई गवर्नर यहाँ पे एसेंट नहीं मिला है। मणिपुर की सारी कहानी आपको असेंबली में अभी अभी सुनाया, जो कि इंपॉर्टेंट है। राजभवन से यहाँ पे चीजें चली जानी चाहिए समन वाली, लेकिन यहाँ पे चीजें नहीं दी गई अनुसुईया उइके के द्वारा। तो क्या चीजें चल रही हैं जो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे, मैं आपको बता दूं, तो ये मणिपुर का इश्यू तो कोई इश्यू ही नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। इससे बड़ी बड़ी इश्यू निकल के आ जाती हैं, उसको टैकल कर दिया जाता है देश में। लेकिन यहाँ पे आर्मी पर्सनल को जो डिप्लॉय किया गया था विथड्रॉ कर लिया गया, उनको निकाल दिया गया, वहां से बाहर खींच लिया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पीस प्रोसेस है, गवर्नमेंट का विल पावर प्रॉपर दिखाता नहीं है। अगर गवर्नमेंट का विल पावर यहाँ पे निकल के आए तो ये कुकी मितई कोई भी ग्रुप हो वायलेंस कर नहीं पाएंगी। याद रखिएगा, यहाँ पे सीधे सीधे क्या चीजें निकल के आएंगी। अगर 6 शेड्यूल की बात करी जाए तो उस पर टॉक होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उनकी दोनों की कम्युनिटी को आपस में बैठा के गवर्नमेंट अगर चाहे विल पावर दिखाए, अपनी इच्छा दिखाए, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति दिखाए, तो ये चीजें संभव हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर की कमी दिखती हुई नजर आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मनरेगा के वर्कर से सीधे उठ के मेडिकल स्टूडेंट बनते हुए नजर आए हैं। तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, कुरुश चंद्रा अटाका, जो कि देखिए किस प्रकार से मनरेगा में कार्य करते थे। एमजी नरेगा किस सन में आया, याद रखिएगा। और नरेगा से एमजी नरेगा आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, नरेगा से एमजी नरेगा किस सन में नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा आपका 2009 में ये चीजें हुई हैं। हमें ये बताइए एमजी नरेगा एक्ट किस सन में इंप्लीमेंट हुआ। याद रखिएगा ये कहां से निकल के आते हैं, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से निकल के आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट
हो जाता है आपको जानना। तो एक नरेगा वर्कर नीट क्रैक कर रहा है और यहाँ पे डॉक्टर बनने की तैयारी चल रही है। कितनी बड़ी अचीवमेंट ये एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, हम लोग समझ सकते हैं। चंद्रयान-3 ने रिवील कर दिया है अपना लैंडमार्क, ताकि वहां पर वो जाकर के लैंड कर सके। तो इस बार साउथ पोल की तरफ, जो कि सबसे ज्यादा आइस और वाटर पाने की संभावनाएं है, वहां पे लैंडिंग लगभग कंट्री नहीं करी हैं। तो यहाँ पे भारत पहली बार अगर सफल होता है कल के डेट में, जो कि शाम को होगा ये चीजें, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये पिक्चर आपके साथ शेयर किया गया है, ये लोकेशंस यहाँ पे है जो कि फिक्स किया गया है। यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे जो 19 अगस्त को यहाँ पे फोटो लिया गया है कि लैंडर हैजार्ड डिटेक्शंस एंड एविडेंस कैमरा LHDAC के द्वारा ये फोटोज जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लिया गया है। लोकेशंस यहाँ पे फिक्स किया गया है। इसी जगह पे आकर के लैंडर लैंड करेगा और उसमें से क्या निकलेगा, रोवर क्या करेगा, मिनरलॉजी की स्टडी करेगा, इन्वायरमेंट की स्टडी करेगा, उन सब चीज का पिक्स फोटो लेगा और शेयर करेगा आपके ऑर्बिटर से। ऑर्बिटर भेजेगा भारत के इसरो बेंगलुरु में, हम लोग उसका स्टडी कर पाएंगे। व्हाट आर द कंसर्न, नॉर्थ सी में क्यों ऐसा कंसर्न निकल के आया है, तो आपको बता दें यूके के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सुनक साहब ने अभी रिसेंटली बोला है कि वो ड्रिल करने जा रहे हैं। यानी देखिए ऑयल को लेकर के यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रसिया और यूक्रेन की वार। पुनः वार पे ही सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई कर रहा था ना आपको वाइबॉग से लेकर के आपका रसिया जो था वो कनेक्ट था गैस पाइपलाइन से। तो यहाँ पे डबल गैस पाइपलाइन थी, दोनों को वार में यहाँ पे डैमेज कर दिया गया यूक्रेन रसिया के वार में। तो इसके कारण यहाँ पे रसिया क्या कर रहा है, जो ऑयल थी, जो गैस थी, वो सप्लाई बंद किया हुआ है। अब यूरोप में ये क्राइसिस हो सकती है, इसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं नॉर्थ सी पे। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है, तो नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी NTS से ये सब चीज को रेगुलेट करती है, किस प्रकार से ऑयल गैस कार्बन फुटेज ये सब चीजें जो स्टोरेज चल रही हैं वो यहाँ पे निकाल के लेकर के आती हैं, और यही इनका काम है NTS का। अब ये चीजें निकल के आ रही हैं तो कंसर्न क्या है, तो फॉसिल फ्यूल की यहाँ पे ड्रिलिंग होने वाली है ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन कोस्ट पे चीजें, यानी उनके किनारों पे अगर बात करी जाए, ये तो उनका किनारा क्या है, ये है उस वहां पे ड्रिल करने की बातें बोली है, तभी तो उनको ऑयल मिलेगा। तो नॉर्थ सी जो है अगर बात करी जाए, चलिए यहाँ पे देख लिया जाए नॉर्थ सी है कहाँ, तब जाकर के आपको डिटेलिंग दी जाएगी। तो नॉर्थ सी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे नॉर्थ में नॉर्वे है और वेस्ट में इसका स्कॉटलैंड और यूके इंग्लैंड पड़ता है। वहीं पे साउथ में बात करी जाए तो इंग्लिश चैनल और फ्रांस आ जाती है। यहीं पे आपके ईस्ट में बात करी जाए तो स्वीडन और डेनमार्क चीजें आ जाती हैं, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे चीजों को भी देखना, लोकेशंस बाल्टिक सी, कैटिगाट बे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये जो कंसर्न है ना वो ड्रिल करने का बात कर रहा है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट है यहाँ पे, वो रेज कर दिए हैं कंसर्न। यहाँ पे क्या कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पे जिनेवा ट्रीटी के अंतर्गत ये यहाँ पे एक इश्यू निकल के आ रहा है। तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो यूके की पार्लियामेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट अप्रैल में 1964 की बात करी जा रही है, ये चीजें पास करी थी कि किस प्रकार से यहाँ पे यूके की जो ज्यूरिडिक्शंस है उसको डेलिनेट करी गई थी गैस रिसोर्सेस को लाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही थी कॉन्फ्लिक्ट की। अगर आज के डेट में अगर क्लाइमेट चेंज को देखा जाए तो ये बहुत तीव्र गति से चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की तरफ क्यों बढ़ा जाए, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न निकल के आ रही है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ड्रिलिंग जो है, वर्कर वाटर वाइल्ड फायर, ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ा देगी। क्यों? और क्योंकि जो ओशियन है, ओशियन और ज्यादा वार्म होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे इश्यू और ज्यादा, क्लाइमेट चेंज और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बहुत ही दुखद घटना है, लगभग 15 और 16 की घटना है, 2015-16 की। यहाँ पे जो एक नर्स थी, यहाँ पे 7 बच्चे को, नए जन्मे नवजात शिशु की यहाँ पे हत्या कर दी थी। कैसे? तो किसी को इंसुलिन दे दी थी, किसी को इंजेक्शन में एयर भर के ब्लड वेजल में डाल दी थी। तो ये जानिएगा, ब्लड वेजल में अगर एयर चला जाए तो भी लोगों का डेथ हो जाता है। किसी को ओवर फीडिंग करा दी थी। तो ये नैनोटैल बच्चे थे जो ब्रिटेन के थे, याद रखिएगा। ये इनका नाम लूसी लेटवी है,
33 साल की उम्र की ये महिला है जिसकी यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दिया गया है ब्रिटेन जस्टिस के द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानना। चाइना लॉन्च किया है कंप्लेंट ये कैंप डेविड रिमार्क पे। तो यहाँ पे कैंप डेविड पे मीटिंग हुई थी किसकी, यूएसए, कोरिया, जापान की, इन सब कंट्री की। तो चाइना लॉन्च किया है कि कहीं ना कहीं ये जो अग्रेसिव बिहेवियर बता रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पे चीजें चल रही। न्यूज और फैक्ट्स को देख लेते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि रसिया वार हमसे जीत नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं और ज्यादा एग्रेवेट करने की बात कर रहे हैं, और ज्यादा एंगर और ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या वार को और आगे खींचने की बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि किस पार्टी से निकल के आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से निकल के आते हैं। वहीं पे आपके जो अभी कंकरेंट गवर्नमेंट है वो कौन सी पार्टी से निकल के आती है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से निकल के आती है। तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं यहाँ पे, जो भी अमेरिकन प्रोडक्ट है उस पे इंडिया हाई टैक्स लगाया हुआ है। जैसे कि अगर बात करी जाए हार्ले डेविडसन मोटर बाइक, उस पे बहुत ज्यादा हम लोग टैक्सेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आकर के भारत में अपना कब्जा करता हुआ नजर आता है। कब्जा करने का यही तात्पर्य है कि जो फॉरेन की एंटिटी है, प्रोडक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं भारत में आते हैं तो उस पर हम लोग टैक्स लेंगे ही। अब ये थोड़ी ना जरूरी है कि हम आपके अनुसार टैक्स लेंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन की रैली में ये वोट की कंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए वहां पे भी इस प्रकार की चीजें चलती हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिकमेंड किया है जो EG5 जिसका नाम इरिस बोला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं 50 कंट्री में फैलता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये? कोविड-19 का वेरिएंट है, जो कि आपको पहले भी बता चुका हूँ। BA.2.86 जिसे पिरोला बोला गया है, ये भी वेरिएंट जो कि रिपोर्ट किया गया है 4 कंट्री में। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, तो इस पे कार्य करने की जरूरत है। अब देखिए कोविड का नया नया वेरिएंट पुनः आने वाला है। यासूनी नेशनल पार्क ये पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे है, तो ये आपके इक्वाडोर में है, याद रखिएगा। यहाँ की 2 इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं, तगेरी और तरोमेनानी, यहाँ पे जो कि मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन है। ये यासूनी नेशनल पार्क आपको पता ही होना चाहिए, जो कि आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इक्वाडोर में क्या है, ये जो ट्राइब है सेल्फ आइसोलेशन में रहती हैं। इक्वाडोर की ट्राइब हैं तरोमेनाई और तगेरी, ये दोनों इक्वाडोर की ट्राइब है। आखिर क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑयल एक्सप्लोरेशन की बातें बोली जा रही हैं, जो कि ये ट्राइब के रीजन में आता है। चलिए हर बार एक रिवर कवर करता हूं, तो यहाँ पे एशिया का रिवर जो कि इंपॉर्टेंट रिवर है वो मैं कवर कर दूंगा। तो निझन याहा और तुंगुस्का, ये जो रिवर है इसका नाम एक ही है, तो तिजंग्या तुंगुस्का इसका नाम है। और रिवर साइबेरिया रसिया में यहाँ पे फ्लो करती है, जैसे कि इरुतुक्स ऑब्लास्ट और करासुन्यास कराई, इन रीजन से ये गुजरती है। रिवर की बात करिए तो ये ट्रिब्यूटरी है येनिसी की, जो कि पहले भी अगले ही दिन मैं येनिसी रिवर आपको बताया हूँ। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो ये आइस फ्री पीरियड रहती है निजिनिया तुगिस्का, और स्टार्ट होती है मिड जून में, जब यहाँ पे गर्मी आती है। तो नॉर्थ में जब शिफ्ट होती है सूरज कैंसर रेखा पे, तो कैप्रिकॉन से कैंसर की तरफ जून में शिफ्ट होती है 21 जून को। ये चीजें याद रखिएगा। दिसंबर में शिफ्ट हो जाती है लगभग किधर, कैप्रिकॉन पे। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल साइड, यानी अपने अपने ये 2 रेखाएं हैं कैप्रिकॉन और कैंसर, तो इसी के बीच में सन घूमती रहती है, और यहाँ पे जो लाइट पड़ती है वो चीजें, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी निकल के आती है। तो ये चीजें इंड हो जाती हैं किसमें, अक्टूबर वाले सीजन में इंड हो जाती है, यानी बर्फ वाले सीजन हो जाते हैं। रिवर फ्लो करती है वेस्टर्न लिमिट ऑफ लेना प्लेटू, लेना प्लेटू आपको दिखाया ही हूँ। सोर्स कहाँ से निकलती है, तो अंगारा रेंज से निकलती है, जो कि साइबेरियन प्लेटू में आती है। येनिसे रिवर में जाकर के ये रिवर मिल जाती है। चलिए मैप देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। उलन बटार मंगोलिया का रीजन है, यहाँ से निकल के जाती है आपका कौन सा रिवर, तो ये आपका येनिसे का ही रिवर है, जो कि निकल के आपको जाती है येनिसे रिवर। अब देखिए इसमें जो निजिन्याहा तुगुस्का रिवर है वो यहाँ से निकल के जा रही है, जो कि आपको इसी के पार्ट बन जा रही है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना। लेक बैकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्या कौन सा चीजें निकल के आ रही है, तो अंगारा इससे गुजरती हुई नजर आ रही है। ये चीजें पता होना चाहिए। चलिए ग्लोसरी देख लेते हैं जल्दी से। वर्ल्ड रिजिलियंट का क्या मतलब होता है, प्रतिरोधी। ये इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं, टफ, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, एंटोनिम फ्रेजाइल, वल्नरेबल,
दे दिए गए हैं। वेनिरेट का क्या मतलब होता है, तो पूजनीय होता है। इसके सिनोनिम्स एडोर, रिवरेंस और एंटोनिम्स डिस्डेन, डिस्पाइज दे दिए गए हैं। अपैथेटिक उदासीन होता है इसका मतलब, सिनोनिम्स इंडिफरेंट, अनकवर्ड और इसके एंटोनिम्स एंथुसियास्टिक, पैशनेट दिए गए हैं। दूसरा जो वर्ड है एलोक्वेंट यानी प्रवक्ता बात करी जा रही है, एक अच्छा ओरेटर होना, तो आर्टिकुलेट, परसुएसिव, फ्लुएंट। उसी तरह विलोम शब्द की बात करी जाए तो आर्टिकुलेट, मम्बलिंग दिया गया है। इलूसिव का क्या मतलब होता है, तो दुर्लभ, कहीं कहीं। यहाँ पे इसका क्या सिनोनिम्स है, तो इवेसिव, स्लीपरी, हार्ड टू कैच। एंटोनिम्स की बात करी जा रही है, ओबियस, अपेरेंट, क्लियर। तो आशा करते हैं चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीजें यहाँ पे मैं बताया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, खासकर वो जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।